रहीम, आज की वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो एक सिनेरियो का क्वेश्चन होगा, हमने वहाँ से डायग्नोस करना होगा। तो क्वेश्चन के अंदर जब वो हमें हिस्ट्री दे सोर थ्रोट की और इसके अलावा फेरेंजाइटिस की हिस्ट्री आ रही हो, तो हमें हमारा जो डायग्नोस है वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ जाएगा। इसके अलावा सिनेरियो के अंदर हमें रेड कलर्ड यूरिन, डार्क कलर्ड यूरिन या कोको कोला कलर्ड यूरिन या स्मोकी यूरिन, अगर ये चीज़ें हमें मिल रहे हों तब भी हमारा डायग्नोस पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ फीवर मिल रही हो, हेडेक मिल रही हो, पेरी ऑर्बिटल एडीमा हो, पफिनेस, एंकल एडीमा, पेरिफेरल एडीमा, सिस्टेमिक एडीमा, ये चीज़ें मिल रही हों, या हीमोचूरिया, रेड ब्लड सेल्स कास, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर मतलब मेनली हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा, उसका ब्लड प्रेशर दिया होगा जो कि रेज्ड होगा लाइक 140/90। उसके अलावा यूरिन एनालिसिस के अंदर प्रोटीन पॉजिटिव मिल रही हो, यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ हो, या फिर स्किन इन्फेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इन सर में से लिखी हुई है ना, वो है हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट या फिर फेरेंजाइटिस या फिर हिस्ट्री ऑफ स्किन इन्फेक्शन। सोर थ्रोट मिसाल के तौर पे पहले कोई बच्चा है, आमतौर पर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस बच्चों के अंदर हो रहा होता है, और ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस जो मोस्ट कॉमन बच्चों के अंदर होता है वो यही है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ये है कि कितनी देर बाद, यानी कि गला ख़राब होने के कितनी देर बाद ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। 10 दिनों के बाद। और जो आमतौर पर स्किन इन्फेक्शन है वो लॉन्गर होता है, यानी कि ये 10 दिनों बाद हो रहा है तो स्किन इन्फेक्शन लाइक 15 या 20 दिनों के बाद हो रहा होगा। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस जो फेरेंजाइटिस है ऑलमोस्ट एमसीक्यूज के अंदर है, तो आप लोगों ने 10 दिनों बाद लगाना है, 10 डेज आफ्टर 10 डेज ऑफ सोर थ्रोट। हमारे पास आ जाता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के अंदर ये है कि मेनली ना हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हो रहा होता है, लेकिन इसके मुख्तलिफ और भी इटियोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिनकी वजह से ये हो रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हो रहा हो, लेकिन अगर एमसीक्यूज़ के अंदर आए कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, ये आप लोगों ने लगाना है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि सिनेरियो के अंदर स्किन इन्फेक्शन के बाद कभी ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप हो जाए, या फिर कभी गला ख़राब होने के बाद किसी बच्चे के अंदर ये किडनी का मसला स्टार्ट हो जाए, तो फिर हमने पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर तरफ जाना है। अब ये है फेरेंजाइटिस, ये जिसको बोलते हैं गला ख़राब वगैरह सारा, और ये है पायोडर्मा जो कि एक स्किन इन्फेक्शन है। तो अब इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, कौन से स्किन इन्फेक्शन जिसके बाद हमारे पास ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है, और गला ख़राब होने के बाद फेरेंजाइटिस जिसके बाद हमारे पास ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है, उन दोनों में फ़र्क क्या है। पहली बात यह है कि गला ख़राब करने वाला जो कि आगे जाके किडनी को अफेक्ट करेगा, वो स्ट्रेप्टोकोकल जो टाइप होती है वो ग्रुप ए टाइप 12 है, जबकि पायोडर्मा जो करवा रही होती है वो ग्रुप ए टाइप 49 है, ठीक है। तो ये टाइप 12 है और ये टाइप 49 है। अभी टाइप से क्या मुराद है, आप लोगों को पता है कि बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया सेल वॉल के ऊपर हमारे पास आमतौर पर प्रोटीन्स होती हैं, तो एम प्रोटीन की बेस के ऊपर हम ये स्ट्रेप्टोकोकल की टाइपिंग करते हैं, और उसके हिसाब से ये है कि टाइप 12 जो है वो फेरेंजाइटिस करवा रही होती है, टाइप 49 जो पायोडर्मा करवा रही होती है। उसके बाद अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो गला खराब आमतौर पर सर्दियों में हो रहा है, कोल्ड और टेम्परेट और कोल्ड क्लाइमेट के अंदर। और इसी तरह सीज़न की बात की जाए तो विंटर सीज़न और स्प्रिंग सीज़न। अगर पायोडर्मा की बात की जाए तो वो हॉट क्लाइमेट के अंदर, और सीज़न जो होगा वो समर होगा, और फॉल ऑटम सीज़न होगा, ट्रॉपिकल, ठीक है। अगर एज की बात की जाए, जो फेरेंजाइटिस होता है वो मेनली हमारे पास 5 to 10 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन को अफेक्ट कर रहा होता है, जबकि पायोडर्मा जो कि स्कूल गोइंग से अभी स्कूल गोइंग नहीं होते, 5 साल से छोटे बच्चों, उनको अफेक्ट कर रहा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो फेरेंजाइटिस का 1 to 2 वीक्स है, और पायोडर्मा का 3 to 4 वीक्स है। यही वजह है कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, यानी कि फेरेंजाइटिस के कितनी देर बाद ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस जनरली रिक्वायर्ड 10 डेज। आमतौर पर 10 दिन गला ख़राब हुआ, उसके 10 दिन बाद जाके किडनी अफेक्ट हुई। क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 वीक्स है, जबकि पायोडर्मा क्यों मैंने कहा था कि 10 दिनों से ज़्यादा होगा, लॉन्गर ज़्यादा अरसा लगेगा, स्किन इन्फेक्शन जो होगा वो ज़्यादा अरसा लेगा, उसके बाद जाके वो किडनी को अफेक्ट करेगा। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी आप लोग देख सकते हैं 3 to 4 वीक्स है। अगर सेक्स इंसिडेंस की बात की जाए तो फेरेंजाइटिस जो होता है वो बॉयज़ के अंदर
ज़्यादा कॉमन है, जबकि पायोडर्मा कॉमन है, बोथ बॉयज़ और फीमेल्स के अंदर नॉर्मल, दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट में अफेक्ट कर रहा होता है। अब हमारे पास आ जाती है पैथोजेनेसिस ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर इसकी पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो हमारे पास आप लोगों को पता है कि ना एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस से मुराद ये है कि देखें, जब हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकाई आया था, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिस स्ट्रेप्टोकोकाई, तो उसने उसके कुछ टाइप सी मैंने आप लोगों को पहले बताया था, टाइप 12, 4 और 1 ये मेनली आ रहे होते हैं। अब इनके ख़िलाफ़ क्या हो रहा होता है, हमारे पास बन रहे होते हैं, मतलब कि ये एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियाज, और हमारी बॉडी इनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। और आमतौर पर फेरेंजाइटिस, सोर थ्रोट हुआ होता है, किसी बंदे को गला ख़राब हुआ होता है। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं और फिर ये जाते हैं हमारे किडनी के पास, और वहाँ पर जाकर सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स भी होते हैं और सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स भी होते हैं, दोनों जगह पे डिपॉजिट्स होते हैं। तो जब कभी इसकी पैथोजेनेसिस लिखनी पड़े तो आप लोगों ने लिख देना है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं जो कि एंटीजन एंटीबॉडी कंटेन कर रहे होते हैं। जो एंटीजन होती है वो हमारे पास ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिस स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोड्यूस कर रही होती है, एंटीबॉडी जो होती है वो इन सिटू प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और उसके बाद ये जाकर हमारे पास ग्लूमेरुलाई के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, और वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ग्रैन्युलर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स बन जाते हैं। ये आप लोगों ने इस तरह लिख देना है पैथोजेनेसिस में, ठीक है। अब ग्रैन्युलर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स जो बनते हैं वो सब एपिथेलियल भी होते हैं और सब एंडोथेलियल भी होते हैं, और एक हमारे पास खास हम्प लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे होते हैं, हम्प लाइक डिपॉजिट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों ने लाजमन मार्कर से पैथोजेनेसिस लिखते वक्त दिखानी है कि हम्प लाइक डिपॉजिट्स बन रहे होते हैं। ये हम्प लाइक डिपॉजिट्स इनके बनने की वजह से हमारे जो सारा ग्लूमेरुलाई है वो सारे के सारे एनलार्ज्ड और हाइपर सेलुलर हो जाते हैं, और उनका जो ल्यूमिन है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, अब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो इसके बाद फिर ये हमारे पास सारी पैथोजेनेसिस कंप्लीट हो गई। पैथोजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद फिर हम करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर आप लोगों ने वही बात लिखनी है कि एनलार्ज्ड हाइपर सेलुलर ग्लूमेरुलाई मिलते हैं। क्यों? 3 वजहों से मिलते हैं, 3 बातें होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास ग्लूमेरुलाई ऐसे एनलार्ज्ड और हाइपर सेलुलर हो जाते हैं। पहली बात कि हमारे पास इनफिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स अलोंग विद द मोनोसाइट्स, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स हो जाती है जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों आ जाते हैं। एक तो पहली बात ये होगी इनफिल्ट्रेशन। सेकंड बात ये हो जाएगी हमारे पास जो एंडोथेलियल सेल्स हैं और मेसेंजियल सेल्स हैं इनकी प्रोलिफरेशन होती है। और तीसरी बात हमारे पास यहाँ पे क्रीसेंट फॉर्मेशन हो जाती है। इन तीनों बातों की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ग्लूमेरुलाई की हाइपरसेलुलैरिटी और एनलार्ज ग्लूमेरुलाई मिलते हैं। उसके बाद फिर ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी हो गई। मॉर्फोलॉजी के अंदर अब आप लोगों ने एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बतानी है, वो ये है कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर हमें किस तरीके से नज़र आ रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर हमें क्या अपीयरेंस नज़र आ रही होती है ग्लूमेरुलाई की। इम्यूनोफ्लोरेसेंस के अंदर अगर बात की जाए तो हमारे पास इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स मिल रहे होते हैं, जो कि हमने पैथोजेनेसिस के अंदर भी बात की थी कि एंटीजन एंटीबॉडी बनेगा, उनका कॉम्प्लेक्सेस बनेगा, ग्लूमेरुलर में जाएंगे, वहाँ पे ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स बनेंगे दोनों तरह के, सब एंडोथेलियल भी और सब एपिथेलियल भी। और ये किस तरह के होंगे? एक हम्प लाइक डिपॉजिट्स होंगे। ये बात आप लोगों ने वहाँ पर भी लिखी थी। अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस की अगर बात की जाए तो आप लोगों ने लिखना है कि ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स होंगे, और किन चीज़ों की वजह से डिपॉजिट्स होंगे? IgG इन्वॉल्व होगा और C3 होगा, मेनली ये होते हैं। और बाज़ दफ़ा बहुत कम IgM भी मिल रहा होता है, लेकिन मेनली हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस में IgG और C3 ही डिपॉजिट्स मिल रहे होते हैं। आप लोगों ने यही लगाना होता है। MCQs वगैरह के अंदर बहुत कम होता है, रेयर है कि उन्होंने लिख दिया IgM भी होते हैं, ठीक है। अलोंग द ग्लूमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन अलोंग द GBM। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात की जाए तो वहाँ पर आप लोगों को हम्प्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, और ये आप लोगों ने बात लिख देनी है। तो ये थी हमारे पास सारी पैथोजेनेसिस और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का अपीयरेंस और इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्लिनिकल फाइंडिंग्स, और वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लगा के देख सकते हैं, जब हम सिनेरियो पिक कर रहे थे वही सारी सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं। इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस में कि इसकी क्या होती है, हमारे पास नेचुरल रेजोल्यूशन होती है। ये बीमारी खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है, और हमारे पास जो सारे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा है उसको कोको कोला कलर्ड यूरिन स्टार्ट हो गया है, डार्क कलर्ड यूरिन स्टार्ट हो गया, उसको फीवर हो गया, पेरिऑर्बिटल एडिमा हो गया है, पहले उसका गला ख़राब था और उसके फिर मतलब कि 10 दिनों बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ें उससे 4 से 10 दिनों बाद क्या होंगी, ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी, और सारा कुछ एडिमा ठीक होने लग जाएगा, RFT उसके ठीक होने लग जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पर ये है कि जो ग्रोस इमेच्योरिटी जो कि हम आंखों से देख रहे होते हैं, डार्क कलर्ड यूरिन आ रहा है, इंसान देख रहा होगा कि भाई उसको कोको कोला कलर्ड यूरिन आ रहा है, स्मोकी यूरिन आ रहा है, तो ये 2 वीक्स लगते हैं, यूरिन जो होता है वो दोबारा नॉर्मल ठीक आने लग जाता है। और अगर माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया की बात की जाए तो वो
1 से 2 साल लगते हैं उसको ठीक होने के लिए। प्रोटीन यूरिया की बात की जाए तो वो 6 महीनों के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। तो ये थी हमारे पास नेचुरल रेजोल्यूशन, मतलब कि ये बीमारी हमारे पास सेल्फ हीलिंग है, खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। डायग्नोसिस या फिर आप लोग कह लें इन्वेस्टिगेशंस। अब हमारे पास जब पेपर के अंदर सवाल आता है ना, तो वो कहता है इन्यूमरेट 6 लेबोरेटरी टेस्ट, इस तरह करके वो पूछता है और इकट्ठे 6 या 7 पूछ लेता है। तो आप लोगों ने कम से कम नाम पक्के याद करने हैं, और ये बुक में लिखी हुई हैं 8, इसमें से कम आप लोगों को 6 तो लाजमन याद रहनी चाहिए, क्योंकि वो पास पेपर का क्वेश्चन है। वो डायरेक्ट पूछता है कि इन्यूमरेट करें 6 लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, इस तरीके से आ जाता होता है। तो इतनी ज़्यादा पूछता है, कम से कम 8 के 8 नाम आप लोगों को पक्के याद होने चाहिए। इसलिए सबसे पहले आता है यूरिन एग्जामिनेशन। आप लोगों ने कंप्लीट यूरिन करवाना है, ठीक है। कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करवाएंगे, उसके अंदर आप लोगों को क्या होगा, एक तो पहली बात हिमाचूरिया ग्रोसली भी आ रहा होता है, इसके अलावा माइक्रोस्कोपिकली भी आप लोगों को हिमाचूरिया मिल सकता है, या डिस्मोर्फिक आरबीसी माइक्रोस्कोपिकली मिलेंगे, या आरबीसी कास्ट मिल जाएंगी। सेकंड थिंग, आप लोगों को कंप्लीट यूरिन के अंदर क्या मिलेगा, प्रोटीन यूरिया मिलेगा। लेकिन क्योंकि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस एक नेफ्रिटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक नहीं है, तो इसलिए जो प्रोटीन यूरिया होगा वो 200 mg पर डी से कम होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी करवाई जाएगी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी वो ज़्यादा आएगी, 1.020 से स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा आएगी। और ओस्मोलैलिटी की बात की जाए तो वो हमारे पास 700 मिली ओस्मोल पर केजी से ज़्यादा आएगी। ये चारों बातें आप लोगों ने मेंशन कर देनी अगर आप कर सकते हैं तो, लेकिन कम से कम नाम याद होना चाहिए कि आप लोगों ने कंप्लीट यूरिन करवाना है। कंप्लीट यूरिन के बाद आप लोगों ने क्या करवाना है, सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना है, यानी कि ब्लड एग्जामिनेशन करवानी है। जब वो करवाएंगे तो आप लोगों को उसके अंदर ईएसआर रेस मिलेगा, हीमोग्लोबिन रिड्यूस मिलेगा हीमोडाइल्यूशन की वजह से। इसके अलावा ल्यूकोसाइड काउंट होते हैं वो आमतौर पर नॉर्मल आ रहे होते हैं, वो इतना ज़्यादा डिफर नहीं कर रहे होते। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्प्लीमेंट C3 लेवल, जो कि मोस्ट स्पेसिफिक है। इसके अंदर आप लोगों ने ये लाजमन करवाना है, कॉम्प्लीमेंट C3 लेवल, और यही हमारे पास इसके अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड भी बनता है। कॉम्प्लीमेंट C3 लेवल करवाएंगे तो इसकी अमाउंट हमारे पास डिक्रीज़ होगी, और ये हमारे पास 6 महीनों के बाद ये हमारे पास नॉर्मल लेवल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट C3 लेवल होते हैं, या कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो 6 महीनों बाद वापस आते हैं, ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल लेवल पर आते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों ने 6 महीनों बाद इसका जो है 6 महीनों बाद आप लोगों ने मतलब कि एक ऐसे बंदे का कॉम्प्लीमेंट C3 लेवल 6 महीनों बाद रिपीट करवाना होता है, और आप लोगों ने चेक करना होता है। एक ऐसा बंदा जो कि 6 महीनों बाद भी जिसका कॉम्प्लीमेंट लेवल लो आता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया। हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया के अंदर ये शो कर रहा होता है कि ये बंदा जो है आगे नेक्स्ट मेम्ब्रेनियस प्रोलिफरेटिव ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, यानी कि इसको मज़ीद नया मसला हो गया चल रहा है इसको। अब ये मेम्ब्रेनियस प्रोलिफरेटिव ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ जा रहा है। और ऐसे बंदे की फिर हमारे पास क्या होता है कि रीनल बायोप्सी हमें करवानी पड़ती है। ऐसे बंदों के अंदर रीनल बायोप्सी इंडिकेटेड होती है। तो उसके बाद फिर अब आप लोगों ने ये 3 टेस्ट हो गए। चौथा टेस्ट आप लोगों ने करवाना है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का। स्ट्रेप्टोकोकल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फेरेंजाइटिस के बाद ये डेवलप हो रहा होता है, तो थ्रोट स्वैब लेंगे, लेकिन क्योंकि आप लोगों को पता है कि 10 दिनों बाद जाके किडनी के अंदर ये डिजीज़ मैनिफेस्ट होनी है, तो बाज़ दफ़ा थ्रोट स्वैब जो होता है वो नेगेटिव भी आ जाता है, तो इसके ऊपर हम कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। इसके अलावा रेज्ड ASO टाइटल जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आमतौर पर 200 यूनिट्स पर ml से ज़्यादा एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटल ज़्यादा मिल रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी स्किन इन्फेक्शन होगा तो ये लेस दैन 50% पॉजिटिव आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट एक और यहाँ पे आप लोग नाम याद रख लें, स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट। ये आप लोगों ने मेंशन लाजमन करना है, चाहे आगे जो इसकी फर्दर डिटेल है बेशक आप लोग वो ना करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जब लिखना है ना कि एविडेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये हेडिंग तो आप लोगों ने दिखानी है, यूरिन एग्जामिनेशन की, ब्लड एग्जामिनेशन, कॉम्प्लीमेंट लेवल, एविडेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो एविडेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में 3 बातें आप लोगों ने दिखानी है, थ्रोट स्वैब, ASO टाइटर और स्ट्रेप्टोजाइम टेस्ट। नाम कर लें, इनफ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों को RFTs करवाने पड़ेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसके अंदर ब्लड यूरिया भी ज़्यादा होगा और क्रेटिनिन भी होगा ज़्यादा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे तो इसके अंदर 2 चीज़ें मिलेंगी, ये इंपॉर्टेंट MCQ के अंदर भी आता होता है कि हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा, यानी कि सोडियम कम होगा, और पोटेशियम ज़्यादा होगा, हाइपरकलीमिया। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकलीमिया मिलेगा। इसके अलावा आप लोग एक्सरे टेस्ट भी करवाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को कार्डियोमेगैली मिलेगी और पेरीहाइलर इनफिल्ट्रेट्स मिलेंगे। इसके अलावा है रीनल बायोप्सी, लेकिन रीनल बायोप्सी सिर्फ उन लोगों के अंदर इंडिकेटेड है जिनको हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया डेवलप हुआ होगा, जिस तरह कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
आ जाता है ट्रीटमेंट। जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ना, उसके अंदर जो भी हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है वो सारी की सारी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होनी है। तो आप लोगों ने उसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट में ना ये 4 पॉइंट्स लाजमन दिखाने हैं। एक, आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है कि बेड रेस्ट चाहिए। इसके अलावा डाइटरी क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ डाइट इनटेक, ठीक है। डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर डाइटरी रिस्ट्रिक्शन के अंदर ये है कि प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन, प्रोटीन नहीं लेनी, और जो सोल्ट फ्री डाइट आप लोगों ने खानी है। इसके अलावा फिर आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। पहला बेड रेस्ट हो गया, उसके बाद फिर क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ डाइट इनटेक एंड बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हो गया। और तीसरा हमारे पास हो गया डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, जिसके अंदर प्रोटीन आप लोगों ने नहीं खानी और सोल्ट फ्री डाइट खानी है। और लास्ट पर एंटीबायोटिक थेरेपी होगी जो कि 10 दिनों के लिए आप लोगों ने देनी है। और बेंजाइल पेनिसिलिन देनी है, जो कि हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है। ये एमसीक्यूज लाजमन आता होता है। पेनिसिलिन जिसकी बेंजाइल पेनिसिलिन जो होती है वो हमारे पास क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। कितनी डोज आप लोगों ने देनी है, कुछ चीज़ों की आप लोगों ने हर ड्रग की डोज याद नहीं करनी, लेकिन कुछ ड्रग्स की आप लोगों ने डोज लाजमन याद करनी है। यहाँ पर आप लोगों ने डोज याद करनी है। बेंजाइल पेनिसिलिन की जो डोज आप लोगों को देनी है वो देनी है 5 लाख यूनिट्स इंट्रामस्कुलर ट्वाइस डेली, ठीक है। या फिर आप लोग इस तरह मतलब कि इंट्रामस्कुलर आप लोग दे रहे हैं 5 लाख यूनिट्स ट्वाइस डेली, 2 मरतबा। या फिर आप लोग ओरल पेनिसिलिन दे रहे हैं और वो आप लोगों ने कितनी देनी है, 250 mg। तो ये था हमारे पास ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस जो कि हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर डेवलप हो सकती हैं। वो है हमारे पास एनयूरिया या फिर सीवियर ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया डेवलप हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाई फेलियर हो सकता है। इसके अलावा फिर हमारे पास एक और कंडीशन हो सकती है, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस की ट्रीटमेंट इतनी ऐसा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप लोग एक एक दो दो लफ्ज़ भी याद रख लें तो बहुत है। एनयूरिया, सीवियर ओलिगोयूरिया, जिस तरह की मैं बता चुका हूँ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है, तो यानी कि उसको यूरिन आना बिल्कुल बंद हो गया। तो ऐसे बंदों को आप लोगों ने फ्लूइड देने हैं 10 to 20% ग्लूकोज इन वाटर के अंदर, और प्रोटीन आप लोगों ने उस बंदे की मुकम्मल तौर पर रोक देनी है। पोटेशियम आप लोगों ने उसको बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना उसका पोटेशियम भी और प्रोटीन भी, और फ्लूइड उसको देने हैं। और इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस से बचाने के लिए आप लोगों ने उसको सोडियम बाइकार्बोनेट देना है। नेक्स्ट आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर यही है कि आप लोगों ने पेशेंट को बिठाना है, प्रोप अप द पेशेंट बिठा देना उसको। इसके अलावा उसको डायूरेटिक्स देने हैं, सोडियम उसकी डाइट से ख़त्म कर देना है, उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, उसको पैक रेड ब्लड सेल्स दे सकते हैं आप लोग। उसके बाद फिर हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी है, इसके लिए आप लोग याद रख लें कि आप लोगों ने हाइड्रेलाजिन का इंजेक्शन देना है। इसको डोज वगैरह याद करने की ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप लोगों ने फ्यूरोसामाइड उसको दे देना है, अल्फा ब्लोकर, बीटा ब्लोकर, एमलोडिपिन, एस इनहिबिटर्स, ये सारी चीज़ें देनी हैं। उसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। क्या होते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस? हमारे पास मेनली है मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस। जैसे कि हमें पता है कि अगर हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया होगा और 6 मंथ्स के बाद भी, तो ये हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस आगे प्रोग्रेस कर जाता है मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम आमतौर पर ये आसानी से याद रख सकते हैं, मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अलावा IgA नेफ्रोपैथी, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, हैनॉक, स्कैनलाइन पुरपुरा, वेस्कुलाइटिस सिंड्रोम्स, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, शंट नेफ्राइटिस। तो ये था हमारे पास सारा का सारा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस।